और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल बोलो जुबान कैसी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल बोलो जुबान कैसी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं विमल बोलो जुबान कैसी। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है। लगी थी आग, शाम को मिले शव। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका नंबर 1 शो तरकश। और तरकश में आज आपको बताने वाला हूं कि आखिर कैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऑपरेशन जासूस को अंजाम दिया जा रहा है। दरअसल एक तरफ भारत को चोट पहुंचाने का इलाज पाकिस्तान का भारत की तरफ से पाकिस्तान का किया गया। भारत को अंदर ही अंदर चोट पहुंचाने की कोशिश जो कर रहे थे उनका हिसाब अब किया जा रहा है और उसमें जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो है ज्योति का। ज्योति जो पाकिस्तान की तरफ से किस तरह से लग्जरी सुविधाएं उसे मिल रही थी, कैसे वो पाकिस्तान की जासूस बनी, कैसे उसने खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचाई और आखिर कैसे अब उस पर कार्रवाई हो रही है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। ज्योति मल्होत्रा कोई आम यूट्यूबर नहीं है। 3 बार पाकिस्तान जा चुकी थी, 4थी बार जाने की तैयारी थी। पाकिस्तान के बड़े बड़े अधिकारियों के संपर्क में थी ज्योति। यह वीडियो ज्योति ने ही डाला था। पाकिस्तान टूर के दौरान उसके आसपास घेरा है। एक नहीं कई पाक जवान ज्योति के साथ बाजार में घूम रहे हैं, जो बताता है कि ज्योति पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारियों से भी संपर्क में थी। सवाल है कि आखिर ज्योति कब से पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रही थी, कैसे पाकिस्तान के अधिकारियों के संपर्क में आई, क्या जानकारी ज्योति ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों तक पहुंचाई। ज्योति को पाकिस्तान इतना अच्छा लगने लगा कि आतंकिस्तान को दुनिया के सामने एक अच्छे देश के तौर पर दिखाने में लग गई। पहली तस्वीर ज्योति और उसके परिवार के मिडिल क्लास होने का सबूत है, तो दूसरी तस्वीर ज्योति की महत्वाकांक्षा और लग्जरी की लालसा को दिखाती है और इसी लालसा ने ज्योति के माथे पर गद्दारी की मुहर लगा दी। वेलकम टू पहलगाम। वहीं 28 दिसंबर को अपलोड हुए ज्योति के इस व्लॉग में आप देख सकते हैं कि कैसे ज्योति पहलगाम पहुंची, आसपास के इलाके में कई दिन बिताए और कुछ महीने के बाद ही पहलगाम में आतंकी हमला होता है। ये तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। मल्होत्रा जो कि रेजिडेंट है हिसार की, उसको हमने अरेस्ट किया। तो शी वॉज इन टच विथ PIOs एंड शी हैड आल्सो विजिटेड पाकिस्तान मल्टीपल टाइम्स। जो उसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको हम एनालाइज कर रहे हैं, जो भी उनके ट्रैवल डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ गए हैं, किस किस से मिले हैं। फिर हमने लैपटॉप और मोबाइल जो है वो हम उसको अभी सीज करने की कोशिश कर रहे हैं कहाँ पे है। और वंस वी सीज इट और उसका हम फोरेंसिक एनालिसिस करेंगे तो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन उन्होंने एक्सचेंज की है। ज्योति मल्होत्रा ने कितनी अहम जानकारियां दानिश के जरिए पाकिस्तान को भेजी थी, इसकी जांच पुलिस कर रही है। मगर सवालों के दायरे में ज्योति की भूमिका है। आखिर क्यों वो पहलगाम हमले के बाद और भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान भी दुश्मनों से पाकिस्तान में बात कर रही थी। अब ये तस्वीर देखिए, जब ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान एम्बेसी में आयोजित हुई डिनर पार्टी में पहुंची थी तो उसका कैसे स्वागत किया गया। क्या अरेंजमेंट
अरेंजमेंट है सुपर चाचा बेगम वाइफ अस्सलाम वालेकुम कैसे हो आप? और अभी जो ये पार्टी होती है इसको क्या बुलाते हैं? ग्रैंड वेलकम और अरेंजमेंट देखिए आएंगे हरियाणा आइए आप हमारी गाँव की खातिरदारी देखिए मिलता जुलता होगा आपका उधर का। डिनर पार्टी में ज्योति ने न सिर्फ पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों से मुलाकात की बल्कि दानिश ने ज्योति की मुलाकात डिनर पार्टी में आए चीन के अधिकारियों से भी करवाई। इतना ही नहीं, ज्योति पुरी के जगन्नाथ मंदिर भी जा चुकी थी। ज्योति ने जगन्नाथ मंदिर का एक वीडियो भी बनाया। भीड़ भाड़ वाले इलाकों का वीडियो उसने अपलोड किया। क्या ज्योति मंदिर की गोपनीय तस्वीरें ले रही थी? सवाल यह भी कि क्या मंदिर का लोकेशन मैप किसी को उसने शेयर किया? सभी चीजों का हम पूरी तरीके से जांच कर रहे हैं और सभी चीजों में इन्वॉल्वमेंट क्या है क्या नहीं है उसको वेरीफाई कर रहे हैं। और इसके साथ ही हम हमारे स्टेट की जो एजेंसीज हैं, सेंट्रल एजेंसीज हैं, उसके साथ ही हरियाणा पुलिस के साथ भी हम टच में हैं। मतलब साफ है, ज्योति चंद पैसों के लिए देश से गद्दारी करने को किसी भी कीमत पर तैयार थी। कोई बात हो है तो बताऊं, कोई बात होती नहीं तो फिर मैं फालतू तो पकड़ते नहीं बात। कोई काम की बात होती है तो कर लेते हैं। ये जाया करती तो क्या करती, मैं पापा दिल्ली जा रही हूँ, बाकी मेरे को नहीं पता कहाँ जाएगा। पाक खुफिया एजेंसियों ने ज्योति को ऐसी ट्रेनिंग दी थी कि उसने अपना असली काम सभी से छिपाने में महारत हासिल कर ली थी। ज्योति के खुद के पिता को नहीं पता था कि ज्योति का असल काम क्या था। ज्योति ने पाकिस्तान मेजन हैंडलर्स से मुलाकात की, उनको लेकर पूछताछ जारी है। पुलिस पता लगा रही है कि जासूसी कांड में कितने किरदार छिपे बैठे हैं। ज्योति तो बस मोहरा है, साजिश का मास्टरमाइंड कहां है, ये सबसे बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर इस कड़ी में दानिश लगातार भारतीय दूतावास में रहकर जासूसी गैंग चला रहा था। इसके संपर्क में ज्योति समेत कई भारतीय लोग थे जो कई अहम जानकारियां दानिश तक पहुंचाते थे। दानिश आईएसआई के लिए काम कर रहा था, लोगों को फंसाने के लिए कई तरह के लालच देता था, जिसके झांसे में आकर जासूसों की तरह ज्योति और अरमान जैसे लोगों का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया जाता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर दानिश का इसमें और कौन कौन सा किरदार है जिसकी वजह से मात्र 24 घंटे के अंदर उसे भारत से बाहर जाने के लिए कह दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को पटखनी देने के बाद आतंक की जड़ काटने के लिए भारत ने ऑपरेशन जासूस शुरू कर दिया है। एक के बाद एक उन जासूसों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो भारत की खुफिया जानकारियों को पाकिस्तान पहुंचा रहे थे, जिसमें ज्योति मल्होत्रा से लेकर अरमान का नाम शामिल है। लेकिन इस कड़ी में एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है पाकिस्तान दूतावास में काम करने वाला दानिश, क्योंकि अभी तक जांच में सभी कड़ियां दानिश पर जाकर रुक रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये दानिश कौन है और कैसे ये पाकिस्तान की जासूस यूनिट आईएसआई के लिए काम कर रहा था। दरअसल दानिश, जिसे एहसान उर रहीम के नाम से भी जाना जाता है, इसे एक आईएसआई का एजेंट बताया जा रहा है। इसे पाकिस्तान ने दिल्ली में अपने दूतावास में राजनयिक के तौर पर तैनात किया था। दानिश लगातार जासूसी के लिए भारत में अपना नेटवर्क चला रहा था। दानिश अपने जासूसों के जरिए भारत की सेनाओं और सुरक्षा तंत्र की खुफिया जानकारियां जुटा रहा था। हालांकि दानिश की गतिविधियों पर भारत सरकार की लगातार नजर थी, लेकिन पहलगाम हमले और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को टारगेट करने के बाद दानिश की जिस तरह की गतिविधियां सामने आई, उसके बाद उसे मात्र 24 घंटे के अंदर देश छोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। दानिश लगातार पाकिस्तान हाई कमीशन में रहकर जासूसी का गैंग चला रहा था। दानिश के संपर्क में ज्योति और कई भारतीय लोग थे। दानिश आईएसआई के लिए काम करता था और ज्योति और अरमान जैसे लोग दानिश को कई अहम जानकारी साझा करते थे।
दानिश के देश छोड़ते ही उसके जासूसी नेटवर्क को ध्वस्त करने में जांच एजेंसियां जुट गई, जिसमें ज्योति और अरमान सहित पूरे जासूसी नेटवर्क की हर एक कड़ी को जांच एजेंसियों ने ध्वस्त कर दिया। ज्योति, जो एक यूट्यूबर के तौर पर ट्रैवलिंग वीडियोस बनाती थी, उसने दानिश के संपर्क में आने से लेकर 3 बार पाकिस्तान जाने को लेकर जो खुलासे किए वो हैरान कर देने वाले हैं। दानिश की तरफ से जानकारी शेयर करने के लिए इनक्रिप्टेड ऐप्स के इस्तेमाल करने के निर्देश इन्हें दिए गए थे। पहलगाम हमले के बाद भी वो लगातार अपनी जासूसों की टीम के संपर्क में था। जासूसों को पाकिस्तान के स्पॉन्सर्ड ट्रिप्स वो लगातार करवाता था। वहीं महंगे होटल्स और शाही पार्टियों के जरिए वो जासूसों की टीम बना रहा था। वहीं पाकिस्तान में आईएसआई के बड़े अधिकारियों के साथ भी इन लोगों की मीटिंग दानिश करवाता था। दानिश को आईएसआई की तरफ से साफ निर्देश थे कि किसी भी तरह उसे भारत के अलग अलग राज्यों की खुफिया जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंचानी है। इसके लिए जासूसों की जो टीम दानिश ने बनाई थी वो लगातार उनके संपर्क में रहता था। लेकिन जिस तरह से सस्ते लालच के जरिए दानिश ने भारत में अपने कुछ जासूस बनाए, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उसकी सजा अब उन्हें जरूर मिलेगी। लेकिन साथ ही जांच एजेंसियां अब उस कड़ी को भी तलाशने में जुट चुकी हैं, जिसके जरिए आईएसआई ने दानिश जैसे मोहरे को भारत में प्लांट किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दानिश भले ही अपना गैंग लगातार बढ़ा रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे जो जांच एजेंसियां हैं, अब सभी जासूस रडार पर आ रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत की नींव को खोखला करने के लिए आखिर कितने गद्दार हैं दानिश ने जो यहां पर पाले हुए थे। क्योंकि ज्योति से पूछताछ के बाद लगातार जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, ऐसे गद्दार भी एक एक कर सामने आ रहे हैं, बड़े खुलासे हो रहे हैं। नकली चेहरे, असली गद्दारी। देश के अंदर बैठे हैं कई दुश्मन। ज्योति के साथ पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में नूह के रहने वाले 22 साल के अरमान की भी गिरफ्तारी हुई है। आरोप है कि अरमान दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कर्मचारी दानिश को देश की सुरक्षा से जुड़ी जानकारी लीक करता था। दानिश का नंबर इसके मोबाइल से मिला है, दानिश का नंबर इसके मोबाइल में सेव था, व्हाट्सएप चैट भी मिले हैं, व्हाट्सएप के जरिए वो लगातार दानिश के साथ संपर्क में था और कई ऐसी खुफिया जानकारी, संवेदनशील जानकारी, सैन्य जानकारी वो मुहैया कराता था। डिफेंस एक्सपो, ये भी बता रहे हैं सूत्रों की, डिफेंस एक्सपो भी दानिश के निर्देश पर वो जा चुका था। सूत्रों के मुताबिक अरमान ने पूछताछ में बताया है कि जब वो वीजा बनवाने पाकिस्तानी एम्बेसी गया था, वहीं दानिश से उसकी मुलाकात हुई, जिसके बाद वो पाकिस्तान भी 2 बार गया था। वहीं अरमान व्हाट्सएप के जरिए दानिश के संपर्क में रहता था। अरमान भारतीय सेना, डिफेंस एक्सपो और अन्य सैन्य गतिविधियों से जुड़ी जानकारियां पाकिस्तान भेज रहा था। आरोपी के मोबाइल से भारत के डिफेंस एक्सपो 2025 की तस्वीरें भी मिली हैं। आरोपी के मोबाइल को खंगाला जा रहा है। वहीं अरमान के परिवार ने और क्या कुछ बताया, वो भी जरा सुनिए। अब वो ही बता रहे हैं कि इसका पाकिस्तान से कोई लिंक है। हमारे वहाँ कुछ रिश्तेदार हैं, वहाँ मिलने जाता था और ऐसी तभी तक हमारे सामने तो कोई बात आई नहीं। तो अरमान जा चुका है पाकिस्तान? हाँ जी, वो गया था। कितनी बार? 2 बार। 2 बार, मतलब ये 2024 में या 23 में? जी 24 में गए। 24 में। वही हरियाणा के कैथल में पकड़ा गया देवेंद्र सिंह पूर्व सैन्य कर्मी का बेटा है। देवेंद्र लंबे समय से आईएसआई को गोपनीय सैन्य सूचनाएं भेज रहा था। सूत्रों की माने तो देवेंद्र का संपर्क पाकिस्तान में बैठे एक हैंडलर से फेसबुक के जरिए हुआ था। बदले में उसे हर जानकारी पर 5 से 10 हजार रुपए तक मिलते थे। पुलिस ने उसके मोबाइल और लैपटॉप से कई संवेदनशील दस्तावेज और नक्शे बरामद किए हैं। हरियाणा के पानीपत से नुमान इलाही भी पकड़ा गया है, जो पेशे से कंप्यूटर ऑपरेटर था, लेकिन उसकी असली पहचान पाकिस्तान के लिए काम करने वाले एक डार्क वेब जासूस की थी। नोमान ने कई बार रेलवे और मिलिट्री मूवमेंट्स की जानकारी विदेशी नंबरों पर भेजी थी। पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि उसने कई बार नकदी लेकर लोगों से यूएसबी ड्राइव और दस्तावेज लिए और उन्हें डार्क नेट के जरिए अपलोड किया। आरोपियों से पूछताछ जारी है।
देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। तो ऑपरेशन सिंदूर के तहत अब तक देश भर में दर्जनों संदिग्धों को निगरानी में लिया गया है और जांच तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है और सीना ठोककर पूरी दुनिया के सामने वो सबूत भी दिखाए हैं, जिसमें ना सिर्फ आतंकियों को ढेर किया गया बल्कि उनके जो परिवार है वो भी तबाह कर दिए। पाकिस्तान ने आतंकी हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए जेल के नाम पर उसे अंडरग्राउंड कर दिया था, लेकिन अब एक बार फिर उसे बाहर लाने की तैयारी चल रही है। लेकिन पाकिस्तान भूल चुका है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। प्रोफेसर हाफिज मोहम्मद सईद पाकिस्तान से उनके रिहाई का फौरी तौर पर मुतालबा करते हैं। पाकिस्तान जल्द ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का मंजर देखने वाला है। पाकिस्तान में जल्द उठेगा हाफिज सईद का जनाजा। हाफिज सईद के जनाजे में रोएंगे शहबाज और मुनीर। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से घबराया पाकिस्तान अब आतंकी सरगनाओं को खुली छूट देने जा रहा है। जी हां, अब आतंकी हाफिज सईद खुले सांड की तरह पाकिस्तान में इधर से उधर घूमेगा। कागज पर तो हाफिज जेल में है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार उसकी हिफाजत करती आ रही है। लेकिन अब आतंकी हाफिज सईद को पाकिस्तान में बिल से निकालने की तैयारी हो रही है। लश्कर-ए-तैयबा के मुखिया हाफिज सईद को कानूनी तौर पर जेल से रिहा करने की पाकिस्तान में जोर शोर से मांग उठ रही है। दरअसल पाकिस्तान में हाफिज की रिहाई की मांग तेज हो चुकी है। सर्वदलीय बैठक में तत्काल रिहाई की मांग की गई है। दरअसल हदियत उल हादी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसके बाद हाफिज की रिहाई के लिए सड़कों पर पाकिस्तानी उतर आए। पाकिस्तान में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें हाफिज सईद की रिहाई की मांग की गई है। हाफिज सईद वही जो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी है और भारत कई बार यूएन में इस बात को उठाता रहा है कि पाकिस्तान हाफिज सईद को भारत के हवाले कर दे, लेकिन अब वहां सर्वदलीय सम्मेलन में उसकी रिहाई की मांग उठ रही है। भारत ने पाकिस्तान में मौजूद टेरर कैंप्स को जब से निस्तेनाबूद किया है, तब से पाकिस्तान बौखला गया है। इसके साथ ही आतंकवादियों का जो मनोबल टूटा है, उसे फिर से वापस लाना भी मुश्किल है। ऐसे में पाकिस्तान ने अपने आतंकी सपोलों का मनोबल ऊंचा रखने के लिए नई रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। शहबाज सरकार में मंत्री तनवीर हुसैन ने 14 मई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की स्ट्राइक में तबाह 9 आतंकी ठिकानों में से एक था और साफ साफ कहा था कि पाकिस्तान सरकार इसका पुनर्निर्माण करवाएगी। यहाँ जो नुकसान हुए हैं, जिस तरह मस्जिद का हुआ है या दूसरी इमारत का हुआ है, वो हुकूमत जो है वज़ीर आज़म साहब और आर्मी चीफ सैयद आसम अली साहब जनरल साहब, वो कहते हैं हम खुद जिसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। मैं आपको मुरीदके में ही लश्कर के कई बड़े ठिकानों को भारतीय मिसाइलों ने मिट्टी में मिला दिया था। ऐसे में पाकिस्तानी सरकार हाफिज सईद की रिहाई करवाकर आतंकियों के साथ सहानुभूति दिखाने की पूरी कोशिश में है। लाहौर हाई कोर्ट में हाफिज सईद और उसके संगठन जमात उद दावा के कुछ अन्य नेताओं ने याचिका दाखिल कर निचली अदालत की सजा को रद्द करने की मांग की है। पाकिस्तान में जिस तरह सेना और सरकार का जुडिशरी पर कंट्रोल है, ऐसे में यह मुमकिन है कि हाफिज सईद को जल्द ही रिहा भी कर दिया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की आतंक फैलाने की यह नापाक चाल कभी कामयाब नहीं होगी। भारत ने साफ कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अगर हाफिज सईद जेल से बाहर आता है तो अपनी मौत का वारंट लेकर बाहर निकलेगा। भारतीय सेना के निशाने पर मोस्ट वांटेड हाफिज सईद है। पाकिस्तान उसे बिल से बाहर निकालकर उसके गले में मौत का पट्टा डालने का काम कर रहा है, क्योंकि भारत के लिए घर में घुसकर मारना उसके बाएं हाथ का खेल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जहां एक तरफ हाफिज सईद को बचाने की कवायद पाकिस्तान में चल रही है, तो दूसरी तरफ आतंकियों पर कहर एक के बाद एक टूट रहा है। लश्कर कमांडर सैफुल्लाह, जिसे ढेर कर दिया गया है, पाकिस्तान में ढेर हुआ है। हाफिज का करीबी रहा है सैफुल्लाह और सिंध में इसे मार गिराया गया है।
अज्ञात हमलावरों ने दरअसल गोली मारकर इसकी हत्या कर दी। इसके अलावा नेपाल में लश्कर का मॉड्यूल यह दरअसल संभालता था। वहीं भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी था सैफुल्लाह। आरएसएस मुख्यालय पर 2006 में जो हमला किया गया था उसमें वो वांटेड था और नेपाल के रास्ते आतंकियों को भारत भेजने का लगातार काम करता था, लेकिन अब उसे ढेर कर दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ आईएमएफ से कर्जा लेकर आतंकियों को पालने वाले पाकिस्तान को एक और झटका भारत ने दे दिया। आईएमएफ को भारत के विरोध के सामने आखिरकार झुकना पड़ा और अब कर्ज के नाम पर दी गई भीख के लिए पाकिस्तान पर और भी शर्तें लाद दी गई, जिसके बाद आतंक के आका पाकिस्तान की कमर टूटना तय है और भारत ने पाकिस्तान के ताबूत में एक और कील ठोक दी। भारत से महंगा पड़ा पंगा। सरकार सेना ही नहीं, पाकिस्तान की आम जनता भी भुगतेगी नतीजा। ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर चौतरफा दिख रहा है। पाकिस्तान में आटे और चावल के लिए भी मारामारी है, इसलिए पाकिस्तान बार बार अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ के सामने कटोरा लेकर कर्ज की भीख मांगने चला जाता है। इसी महीने पाकिस्तान को आईएमएफ से $1 बिलियन का बड़ा कर्ज मिला है। आईएमएफ ने पाकिस्तान को पैसा देकर दुनिया भर में किरकिरी कराई थी। भारत ने पाकिस्तान को दी जाने वाली फंडिंग का जोरदार विरोध किया था, जिसके बाद आईएमएफ को आखिरकार झुकना पड़ा। पाकिस्तान पर अब आईएमएफ ने 11 नई शर्तें ठोक दी हैं। आईएमएफ ने साफ कहा है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो पाकिस्तान को भीख की अगली किश्त जारी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान पर जो शर्तें लगाई गई हैं उसमें 17.6 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के संघीय बजट को मंजूरी देनी होगी। बिजली के बिलों पर हाई सरचार्ज लगाने की भी शर्त को जोड़ा गया है। पुरानी कारों के आयात पर भी प्रतिबंध पाकिस्तान को हटाना होगा। इसके अलावा रक्षा बजट कम से कम 2.4 ट्रिलियन रुपए ही होगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो एक बैंक की तरह फंक्शन करता है, भाई पैसा आप दोगे तो पैसा वापस भी तो चाहिए। अब उन्होंने कुछ और प्रतिबंध और कंडीशंस लगा दी हैं कि पाकिस्तान को ये करना चाहिए। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान ये कुछ नहीं करेगा, फिर वो अमेरिका के आगे हाथ पैर जोड़ेगा और कहेगा कि भाई किसी ना किसी तरह से ये मुझे और पैसे दिलवा दो। आईएमएफ की शर्तों ने आम पाकिस्तानियों की भी रात की नींदें उड़ा दी होंगी। 11 शर्तों के साथ पाकिस्तान पर अब कुल 50 शर्तें लागू हो चुकी हैं। बेल आउट प्रोग्राम की पहली रिव्यू मीटिंग में आईएमएफ ने कहा है कि अगर तनाव जारी रहा या और बढ़ा तो पाकिस्तान का रक्षा बजट लोन पर बोझ बन सकता है। और आईएमएफ भी बेहतर तरीके से यह जानता है कि भारत से अगर इसी तरीके से पाकिस्तान टकराता रहा तो उसका विनाश तय है और जो पैसा गया है वो भी नहीं लौटेगा। बहरहाल तरकश में फिलहाल के लिए इतना ही। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, meets the gifted content writer. To create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you? रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला। गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए
और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए। और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते, जब साथ घुले तो जी ललचाए। और दिल कहे कि